हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष यह 20 बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुझे विश्वास है अगर आप लोग 20 प्रश्नों वाला यह वीडियो सीरीज, जिसमें बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियो को देख लेते हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के साथ साथ आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो उनमें आप गणित के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की यह वीडियो स्टार्ट करें। इससे पूर्व अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले लेते हैं यह पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, दो मेजों का मूल्य उतना ही है जितना कि 4 कुर्सियों का। यदि एक मेज का मूल्य 250 रुपया है तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है दो मेजों का मूल्य उतना ही है जितना 4 कुर्सियों का। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दो मेज का मूल्य उतना ही है मतलब बराबर है कितना का, 4 कुर्सियों के मूल्य का। अब प्रश्न में देखो दिया है क्या, एक मेज का मूल्य 250 रुपया। तो एक मेज का 250 रुपया है, तो प्रश्न में देखो दो मेज का लिखा है ना, तो दो मेज का मूल्य कितना होगा जान लेते हैं। तो एक मेज का 250 रुपया होगा, तो दो मेज का 250 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपया। इस तरह यहाँ देखें दो मेज का मूल्य बराबर है 4 कुर्सियों का, तो दो मेज का मूल्य जान गए 500 रुपया, यानी कि 4 कुर्सियों का मूल्य भी 500 रुपया ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा है ना 4 कुर्सियों का मूल्य दो मेज के मूल्य के बराबर है। तो ये दो मेज का मूल्य ही 4 कुर्सी का मूल्य है। तो 4 कुर्सी का मूल्य जान रहे हो तो ऐकिक नियम से एक का जान सकते हैं, तो एक का जानते हैं तो अब वस्तु की संख्या से भाग कर देते हैं। ठीक है, मूल्य को तो इस तरह 500 को 4 से भाग करेंगे, क्या मिलेगा जी, 125। तो इस तरह एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया, 125 रुपये। यही प्रश्न में पूछा गया है, देखो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा, तो क्या आया उत्तर, 125 रुपये। देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न पढ़ते हैं, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 18 लड़कियां हैं, बताओ कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत संख्या क्या है। जब भी किसी का प्रतिशत जानना है तो उसकी संख्या को लिखते हैं अंश में, ठीक, और कुल कितना संख्या है वो कुल संख्या लिखाता है नीचे, और चूंकि प्रतिशत जानना है इसलिए 100% से गुणा करते हैं। तो देखो लड़कियों का प्रतिशत जानना है तो इसलिए लड़कियों की संख्या प्रश्न में दिया है 18, तो 18 को लिखेंगे अंश में, और कुल विद्यार्थियों की संख्या तो वो कितना है 40, तो 40 लिखेंगे हर में, प्रतिशत निकालना है इसलिए 100% से गुणा। ठीक, अब देखो कैसे हल करते हैं, ए शून्य एक शून्य कट गया, दो दो ने दो पंछे, दो एक कम दो नियम, इस तरह क्या बचा 9 गुणित 5, इसे ही मैंने यहाँ लिख लिया है 9 गुणित 5। 9 गुणित 5 बराबर कितना होता है 45। तो इस तरह लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा 45%। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न पढ़ते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें याद रखने वाली बात पहले ध्यान से सुनो। 3 या 3 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की इकाई में हमेशा 0 ही आता है, ये चीज़ दिमाग में याद रखो। 3 या 3 से अधिक अगर अभाज्य संख्याओं का आप गुणा करोगे ना, प्रथम अभाज्य संख्या याद रखना, प्रथम यानी शुरू से, तब हमेशा इकाई के स्थान पर 0 ही आता है। तो यहाँ पर तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछा है ना, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल,
तो 3 से अधिक अगर प्रथम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करोगे तो इकाई में शून्य आना निश्चित है। मैंने अभी इस नियम से बताया। तो इस तरह देख लो, प्रथम 5 अभाज्य संख्या यहाँ मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11। तो 2 और 5 का गुणा करोगे 10, 3 और 7 का गुणा करोगे 21, इस तरह 11। और 11, 21 का गुणा करोगे तो आता है 231, और 10 से गुणा करोगे तो 0। अब मैंने क्यों कहा था ऐसा, ये समझिए। देखिए यहाँ ये 3 अभाज्य संख्या है, प्रथम 3 अभाज्य संख्या, तो उसमें 5 और 2 आ गया तो 5 दूनी 10 होगा। अब 10 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो इकाई में शून्य आना निश्चित है। ठीक है, इसीलिए ये नियम बताया मैंने कि 3 या 3 से अधिक प्रथम अभाज्य संख्याओं का अगर गुणनफल करोगे तो गुणनफल की इकाई में शून्य आना निश्चित रहता है। ठीक, तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, शून्य, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, आशा है यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। ये 4 ऑप्शन है। ध्यान रखें, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि रुपये में न दिया हो, इस नियम को याद रखना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि रुपये में न दिया हो और वस्तु के रूप में दिया हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। साथ ही साथ लाभ वस्तुओं के विक्रय के बराबर हो तब ये करना है। तो देखिए प्रश्न में लिखा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो ऐसे कंडीशन में जब क्रय या विक्रय मूल्य रुपये के रूप में न दिया हो, न लाभ हानि विक्रय न लाभ हानि रुपये के रूप में न दिया हो, तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ वस्तु की संख्या, यानी कितने वस्तु के रूप में लाभ हुआ। तो देखो 5 वस्तु के विक्रय के बराबर लाभ हुआ लिखा है ना, तो उसको लिखेंगे ऊपर, नीचे विक्रय कितना किया गया वस्तु यानी बेचा कितना गया वस्तु, और लाभ के रूप में कितना वस्तु मिला उसको आपस में घटाएंगे नीचे में, और फिर 100% से गुणा करेंगे। तो 100% से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक, तो 5 वस्तु के रूप में लाभ हो रहा है और 25 वस्तु देखो बेचने पर लिखा यानी बेचा गया, जिसमें 5 वस्तु के रूप में लाभ हुआ उसको घटा देंगे। तो इस तरह 5, अब 25 में से 5 घटाए 20 और 100% से गुणा करेंगे। कैसे होगा देखो, सीधी सी बात, 1 0 कट गया और 2 से 2 5 6, तो 5 × 5 यानी कि 5 5 25% क्या हो जाएगा, लाभ। यही इस प्रश्न का आंसर है। ध्यान रखें, जब भी लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रुपये में न दिया हो और वस्तु के रूप में लाभ बताया गया हो किसी प्रश्न में कि इतना वस्तु लाभ हुआ विक्रय करने पर, तब हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक, तो अच्छे से समझ लें और स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, 1 रुपये में 60 नारंगियों को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 50 रुपये में खरीदी गई नारंगियों की संख्या क्या थी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान दें, जब क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य समान यानी कि बराबर हो। यहाँ देखो 1 रुपये में 60 नारंगी बेचने पर लिखा है। अब 1 रुपये में कितना नारंगी खरीदा गया ये हमको जानना है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 1 ही रुपया है, बस वस्तु की संख्या क्या है, अलग अलग है। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान हो बराबर हो तब विक्रय वस्तु की संख्या को 100% मान के चलते हैं। तब की स्थिति में किसको, विक्रय वस्तु की यानी कितना वस्तु बेचा उसकी संख्या को 100% मानना है। तो क्रय वस्तु का प्रतिशत क्या होगा, तो देखो क्रय वस्तु का प्रतिशत हो जाएगा विक्रय वस्तु का प्रतिशत धन लाभ का प्रतिशत। ठीक, तो विक्रय वस्तु के प्रतिशत को मैंने कहा 100% मानना है, तो वो लिखाएगा 100, और लाभ प्रतिशत प्रश्न में दिया है देखो 20%। तो इस तरह 100 और 20 को जोड़े तो कितना आया, 120। तो 120% हो जाएगा क्रय वस्तु की संख्या का प्रतिशत आ गया। अब देखो ये क्यों निकाला हमने, अब बता रहा हूँ। चूंकि खरीदी गई वस्तु की संख्या जानना है
तो खरीदी गई वस्तु की संख्या का फार्मूला होता है खरीदी वस्तु का प्रतिशत बटे विक्रय वस्तु का प्रतिशत गुणित विक्रय की गई वस्तु की संख्या। तो देखो खरीदी गई वस्तु का प्रतिशत यहाँ से निकाले 120, विक्रय वस्तु का प्रतिशत को हमेशा 100 मानना है बोला हूँ, और गुणित कितना वस्तु बेचा गया, ठीक, तो कितना 60। अब बस इसको हल करना है, कैसे करेंगे, 1 0 1 0, इसके साथ 1 0, इसके साथ 1 0, नीचे क्या बचा 1, ऊपर क्या बचा है 12 गुणित 6, तो इस तरह 12 गुणित 6 बराबर कितना हुआ 72। यानी कि खरीदी गई वस्तु की संख्या कितने में, 1 रुपये में, यानी 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु की संख्या कितना है 72 है। ये क्या है, नारंगी है, ठीक। तो 1 रुपये में 72 नारंगी खरीदा। प्रश्न कह रहा है 50 रुपये में खरीदी गई नारंगी, तो 1 रुपये में जान गए तो 50 का एक एक नियम से तुरंत जान सकते हैं। कैसे होगा, चले देखिए। 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु 72 है, यानी 72 नारंगी है, तो 50 रुपये में अधिक, तो अधिक के लिए क्या करते हैं गुणा, तो 72 गुणित 50 बराबर कितना हुआ 3600। कैसे, शून्य का शून्य, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 सत्ते 35, 1 36, तो 3600 नारंगी उसने 50 रुपये में खरीदा होगा, ठीक। तो ये है क्या, तो यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है, ठीक। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आशा है समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रश्न में विशेष रूप से ये जो दोनों फार्मूला है, विक्रय की गई वस्तु की संख्या को 100% मानते हैं और क्रय की गई वस्तु की संख्या प्रतिशत को हमेशा विक्रय वस्तु की प्रतिशत और लाभ प्रतिशत को जोड़ के निकाला जाता है, और खरीदी गई वस्तु की संख्या हमेशा खरीदी गई वस्तु की का प्रतिशत बटे विक्रय की गई वस्तु का प्रतिशत से भाग करते हैं, और विक्रय की गई वस्तु की संख्या से गुणा करने पर मिल जाता है। तो इस तरह 1 रुपये का अगर मिला संख्या तो 50 में कितना करेगा जानने के लिए एक एक नियम से गुणा करके निकाल लेते हैं, ठीक। आशा है यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है लगातार 3 विषम संख्याओं का योग 51 है, सबसे छोटी विषम संख्या का मान है। देखो इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो पहले बीच की संख्या ज्ञात करना। तो बीच की संख्या कैसे जानते हैं, संख्याओं का योगफल को कुल संख्या से भाग कर दो। तो देखो संख्याओं का योगफल यानी विषम संख्याओं का योगफल दिया है कितना 51, अब कुल कितने, तो 3 विषम संख्या का, तो 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे, देखो 3 एक कम 3 बचेगा 2, 3 सत्ते 21 यानी कि 17 आया। अब ये बीच की संख्या है तो 3 संख्या, तो 3 विषम संख्या लिखा है ना, तो 3 ऐसे लाइन खींच दो। अब 3 लाइन खींचे, उसमें बीच का लाइन कौन है ये, तो मैंने कहा ना बीच की संख्या ज्ञात करना, तो ये 3 संख्या है तो बीच की संख्या है 17। अब चूंकि लगातार 3 विषम संख्याओं का योग है तो 17 से ठीक पहले कौन सा विषम संख्या आता है 15, और 17 के बाद 19। तो ये इन्हीं तीनों विषम संख्याओं का अगर योग करोगे तो ये 51 आता है, योगफल करके देख सकते हो। तो इन तीनों विषम संख्याओं में छोटा कौन हुआ 15, सबसे छोटा विषम संख्या, और सबसे बड़ा अगर प्रश्न में पूछता तो 19 होता है, लेकिन प्रश्न में सबसे छोटा विषम संख्या पूछा है, अतः ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इसी में 15 लिखा है, ठीक। तो जब भी इस तरह 3, 5, 7, 9 विषम संख्याओं में विषम संख्या हो तो बीच की संख्या पहले ज्ञात कर लेना, ठीक है। तो जितना संख्या उससे भाग कर देना, फिर कितना विषम संख्या लाइन खींच लो, बीच में जो भागफल आएगा उसको लिख लो, फिर इधर क्रम से 2 घटाते हुए विषम संख्या 2 कम होता है, 17 में 2 कम 15, 15 में 2 कम 13, इस तरह होगा, इधर 2 बढ़ाते हुए। तो बड़ा पूछेगा तो बड़ा इधर लास्ट में रहेगा, छोटा विषम संख्या पूछे तो इधर रहेगा, ठीक। इस तरह से आप आसानी से सबसे छोटा या सबसे बड़ा विषम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, ये 4 ऑप्शन है। सभी विषम संख्याओं का गुणनखंड 1 होता है। कैसे में समझेंगे, कैसे जानेंगे, देखो 1 का गुणनखंड 1 यानी 1 ही से भाग जाता है। 3 का गुणनखंड क्या क्या होता है 1 और 3, और बाकी कोई संख्या नहीं जिससे 3 विभाजित होगा। तो इस तरह 5 का 1 और 5, 7 का 1 7, 9 का 1 3 9, 11 का 1 11, ये सभी के गुणनखंडों को देखो। जो यहाँ पर मैंने जितना भी
विषम संख्या लिखा है, इनका गुणनखंड भी यहाँ लिखा है, तो सभी में देखो एक है, यानी सभी का गुणनखंड एक निश्चित रहता है। इससे सिद्ध हुआ कि सभी विषम संख्याओं का गुणनखंड एक होता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, 3 घंटियां 10 मिनट, 12 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हों तो पुनः एक साथ फिर कब बजेंगी? ये 4 ऑप्शन है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो उसको लिख लेना उस संख्या को। तो 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, इनका निकालना है लघुत्तम समापवर्त। तो 10, 12, 15 का देखो मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ लघुत्तम समापवर्त ज्ञात किया है, तो मिला 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। तो इसको हल करने पर क्या मिलेगा, 60। तो इस तरह 60 मिनट हमको इसका लघुत्तम समापवर्त मिला। और जान रहे हो 60 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा होता है। अब करना क्या रहता है, अगला घड़ी कब बजेगा, तो किस समय पहले बजा था, 11 बजे, और लघुत्तम समापवर्त कितना आया, 1 घंटा। तो 11 बजे में 1 घंटा का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, 11 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 12 बजे। तो इस तरह 12 बजे दोपहर में फिर अगली बार वो फिर से बजेंगी वो घंटियाँ। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 12 बजे दोपहर। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, करना क्या रहेगा, जब भी इस तरह समय दिया रहेगा मिनट में, उसका लघुत्तम निकालना, और मिनट को अगर घंटा बनाते बनता है तो घंटा बना लेना। फिर जो पहला जो समय दिया है बजने का, उस समय में घंटा को घंटे में, मिनट हो तो मिनट को जोड़ देना है। फिर जो भी उत्तर आएगा उतना समय बचता है। क्लियर, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बड़ा कोष्ठक के अंदर 2 ऋण 2, ये जो ऊपर में लाइन खींचा गया है इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। बच्चों ध्यान देना, छोटा कोष्ठक सर्पाकार कोष्ठक होता है एक, फिर बड़ा कोष्ठक, और ये कहलाता है रेखा कोष्ठक। ठीक, तो कैसे हल करते हैं रेखा कोष्ठक वाले प्रश्न को, आइए इस प्रश्न में जानते हैं। तो यहाँ लिखा है बड़ा कोष्ठक, फिर ऋण, रेखा कोष्ठक के अंदर 2 ऋण, फिर छोटा कोष्ठक के अंदर 5 ऋण 3, छोटा कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, धन 0.8 बराबर होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को आप लोग जान रहे हो बोडमास के नियम से हल करते हैं। बोडमास का नियम क्या कहता है जी, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ यानी का, डिवाइड यानी भाग, गुणा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन यानी कि जोड़ना धन, और सब्सट्रैक्शन यानी कि घटा। तो इसी क्रम से हमको इस तरह के कोष्ठक वाले प्रश्न को हल करना रहता है। तो देखो इस तरह मैंने इस प्रश्न को यहाँ लिख लिया। तो देखो सबसे पहले अंदर में छोटा कोष्ठक है, तो छोटा कोष्ठक में क्या है, 5 ऋण 3, यानी 5 में से 3 घटाएंगे क्या मिलेगा, 2। तो छोटा कोष्ठक हल हो गया, और इसको हल करने के बाद हमें मिला 2। छोटा कोष्ठक बाहर देखो ऋण है, ऋण लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, ऋण का ऋण, 2 का रो, 2 का 2, इस तरह बड़ा कोष्ठक बंद। अब हमारा आ गया रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक में देखो 2 है और ऋण 2, तो 2 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। ये माइनस यानी कि ऋण चिन्ह रेखा कोष्ठक के अंदर नहीं है, याद रखना बच्चों, ये ऋण 2 में से ऋण 2 नहीं कर रहे हैं। रेखा कोष्ठक के अंतर्गत 2 है और ऋण 2, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 आएगा। ठीक, अब देखो 2 में से 2 घटाए 0 आया। अब रेखा कोष्ठक के बाहर इधर ऋण है फिर 2 है, तो 2 में से 0 घटाओगे यानी कुछ नहीं घटाओगे तो 2 बचेगा ही। इस तरह बड़ा कोष्ठक भी हल होकर, इस तरह बड़ा कोष्ठक को हल करने पर क्या मिला, 2। बड़ा कोष्ठक के बाहर देखो धन चिन्ह है और 0.8, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा जी, इकाई में 0 है तो 2 में 0 जोड़े 2.8, 2.8 आ गया इस प्रश्न का आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से रेखा कोष्ठक वाले प्रश्न को हल किया जाता है। आशा है यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है किसी धन को किसी साधारण ब्याज की दर से 9 गुना होने पर 30 वर्ष का समय लगता है, तो उसी दर से 17 गुना होने में कितना समय लगेगा। प्रश्न में देखिए किसी साधारण ब्याज की दर से लिखा है, किसी धन को, तो ना तो हमको वो धन पता है ना वो दर पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस धन यानी कि मूलधन को मानना है x। तो मिश्र धन कौन होता है जी, जितना गुना हो जाता है। तो x अगर मूलधन है तो देखो प्रश्न में लिखा है 9 गुना होने पर,
तो मिश्र धन 9x हो जाएगा। यानी जो धन है मूलधन वो 9 गुना हो जाता है। कब हो जाता है? 30 वर्ष बाद। कब हो जाता है? 30 वर्ष बाद। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो ब्याज मिलता है। तो मिश्र धन क्या बना? 9x। मूलधन को माने x, तो इस तरह ब्याज मिल गया 9x ऋण x। ठीक, अतः दर हमको निकालना है पहले। ठीक, तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय, ये सूत्र है उसका। तो ब्याज 9x ऋण x, तो ब्याज की जगह में हमने 9x ऋण x लिख लिया गुणित 100। मूलधन एक समाना है गुणित समय, प्रश्न में दिया है 30 वर्ष। हल करेंगे तो 9x में से एक x घट गया, क्या बचेगा? 8x। इस तरह x से x कैंसिल, तो 8 का गुणा 100 से करेंगे 800, नीचे में है 30, एक एक जीरो काट दो, क्या बचा? 80/3। और चूँकि दर ज्ञात कर रहे हैं तो दर को किससे? प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह दर बराबर मिल गया 80/3%। ठीक, अब प्रश्नानुसार 17 गुना धन होने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो देखो मिश्र धन भाई 17x हो जाएगा, क्योंकि हमने मूलधन को 1 माना है तो 17 गुना माने जी 17x हो जाएगा। तो ब्याज कितना होगा? 17x से, यानी ये हो गया मिश्र धन, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो ब्याज है। तो 17x में से ऋण x करेंगे तो ये मिलेगा ब्याज। और दर तो प्रश्न में यहाँ से निकाल लिए हैं 80/3%। चलिए, तो समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। तो ब्याज 17x ऋण x यहाँ से पता चला, और गुणित 100 मूलधन x और दर यहाँ से निकाले हैं 80/3। अब देखो 17x में से 1 घटा 16x, और 1 से x ऐसे कट गया तो 16 गुणित 100 यानी कि 1600। और 80/3 को जब उल्टा करके गुणा करेंगे, चूंकि भिन्न है नीचे में तो उसको उल्टा करके गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3/80 हो गया। ये कट गया, 8 एक कम, 8 दूनी 16, 8 शून्य शून्य, 20 गुणित 3 यानी कि 20 या 60 वर्ष का समय लगेगा। ठीक, तो इस प्रश्न में क्या किया हमने? मूलधन को 1 माना, जैसे ही मूलधन को 1 माना तो हमें मिश्र धन को मानते बन गया। 9 गुना है तो 9x, और ब्याज होगा क्या? 9x मिश्र धन में से मूलधन x को घटा दिए तो ये ब्याज का सूत्र बन गया जी। इस तरह इसके मान को दर वाला सूत्र में रख दिए तो हमको दर मिला। और जैसे ही दर मिल गया फिर प्रश्नानुसार 17 गुना होने पर समय पूछा है, तो समय का सूत्र ये है, इसमें ये सब मान रख दिए तो इस तरह से वर्ष मिल गया। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह हल कर सकते हैं। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, आशा है यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पढ़ते हैं। 9875 तथा 8765 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 12000 प्राप्त हो वह संख्या है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 9875 तथा 8765 का योग, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों बीच धन चिन्ह लगा देंगे। से जो संख्या घटाने पर, जो संख्या माने वो संख्या हमको पता नहीं है तो वो मान लो प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस संख्या को घटाने पर इसमें से क्या 12000 प्राप्त होता है। तो जो प्राप्त होता है उसको समीकरण बनाते समय हमेशा बराबर चिन्ह के बाद लिखते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखो। ठीक, तो ये दोनों संख्या के योग में से कोई संख्या है जिसको घटाएं तो ये 12000 प्राप्त होता है। तो ये कौन सा संख्या, इसको क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ये ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा संख्या, और ये जो धन वाला संख्या इधर आएगा तो ऋण हो गया। तो इस तरह इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए। तो इस तरह 18640 में से 12000 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6640। ठीक, अतः यही वह संख्या है जिसे इस संख्या, इन दोनों संख्याओं के योग में से घटाने पर ये 12000 प्राप्त होता है। ठीक, तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पढ़ते हैं। 150 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी को बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा यदि रेलगाड़ी की चार्ज 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए खंभे को पार करने में लगा समय जब भी निकालना है तो याद रखें दूरी के जगह में लिखते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, वो भी मीटर में लिखना है। रेलगाड़ी की लंबाई को किस में लिखना है, मीटर। फिर चाल यानी उस रेलगाड़ी की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलकर भाग करेंगे।
बस इतना सा काम है। क्योंकि समय बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे चाल। तो दूरी मानते हैं रेलगाड़ी की लंबाई को हमेशा मीटर में लिखेंगे, और चाल को चूंकि ऊपर मीटर में लिखा है इसीलिए चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदल के लिखेंगे। तो देखो प्रश्न में दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड बनाते हैं तो 5/18 से इस तरह गुणा कर देते हैं। तो देखो कैसे, 18 एकम 18, 18 तिया 54, इस तरह क्या मिला 3 गुणित 5। तो 3 गुणित 5 गुणा करो क्या मिलेगा 15। तो इस तरह 15 मीटर प्रति सेकेंड बन गया क्या, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बनाने में। अब बस मान रख सकते हैं। अब कैसे, ये है रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर और चाल आ गया मीटर प्रति सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह चलो हल करो, मीटर मीटर कैंसिल, 15 एकम 15 दह, तो कितना है 10 सेकंड। तो इस तरह 10 सेकंड हो जाएगा उस रेलगाड़ी के द्वारा एक खंभे को पार करने में लगा समय। ठीक, आशा है यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या। बहुत सरल प्रश्न है बच्चों। करना क्या है, सोनू के पास 5 दर्जन, 5 दर्जन को अगर संख्या में बदलें तो 1 दर्जन में होता है 12, तो 5 दर्जन में 12 पंछे 60 टॉफियाँ। ठीक, तो अब पता चल गया कि सोनू के पास कितना टॉफियाँ हैं, 60 टॉफियाँ हैं। अब वह कहता है कि इनका 1/3 अमिता को, इनका माने वो 60 का जितना सोनू के पास टॉफियाँ हैं उसी का 1/3 भाग, तो 60 का 1/3 भाग अमिता को दिया। तो का यानी क्या होता है गुणा 1/3। तो इस तरह 3 एकम 3 दूनी 3 शून्यम, तो 20 गुणित 1 यानी कि 20 टॉफियाँ अमिता को दिया, ये पता चल गया। अब फिर लिखा है अनिल को 2/5 भाग दिया। तो देखो 60 का 2/5 भाग अनिल को दिया, तो का मानी गुणा बताया ना। तो इस तरह 5 एकम 5 12, तो 12 गुणित 2 यानी 12 दूनी 24 टॉफियाँ अनिल को दिया। ठीक, अब देखो आगे क्या लिखा है, 1/12 भाग हमीदा को दिया। तो 60 का 1/12 करेंगे तो 12 एकम 12 पंछे 5 गुणित 1 यानी कि 5, 5 एकम 5, तो 5 टॉफियाँ हमीदा को दिया। तो सोनू के पास बची टॉफियाँ क्या होगा, तो 60 टॉफियाँ पहले से था, तो अमिता अनिल और हमीदा को कितना कितना टॉफी दिया उसको जोड़ के घटा देंगे तो कितना बचा पता चल जाएगा। तो देखो अमिता का निकला 20, अनिल को दिया 24, हमीदा को 5, तो तीनों को जोड़ेंगे तो हो रहा है 49। अब इस तरह 60 में से 49 घटा देंगे क्या बचेगा 11 टॉफियाँ। इस प्रकार सोनू के पास 11 टॉफियाँ बची। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक घन का विकर्ण वर्गमूल 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या है। ये 4 ऑप्शन है। देखो प्रश्न में पूछा गया है घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा का घात 3, यानी भुजा का घन भी पढ़ते हैं इसको। और भुजा का घात 3 या भुजा का घन बराबर होता है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा का आपस में 3 बार गुणा होता है। ठीक, अब देखो प्रश्न में क्या दिया है घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण दिया है वर्गमूल 12 और घन का विकर्ण का सूत्र होता है बच्चों वर्गमूल 3 के अंदर 3 गुणित भुजा का वर्ग। अब वर्गमूल 3 गुणित भुजा का वर्ग बराबर हमको पता है प्रश्न में दिया है वर्गमूल 12। तो देखो जब भी इस तरह का समीकरण का प्रश्न हल करोगे जिसमें बराबर चिन्ह की इस तरफ भी संख्या है उस तरफ भी, तो दोनों तरफ से समीकरण का नियम कहता है कि कोई समान संख्या हो तो उसको हटा सकते हो। तो देखो इस तरफ भी वर्गमूल चिन्ह है, इस तरफ भी, तो वर्गमूल चिन्ह को हटा सकते हैं। तो वर्गमूल चिन्ह इधर से हटा देंगे क्या बचेगा 3 गुणित भुजा का वर्ग, इधर से वर्गमूल चिन्ह हटाएंगे तो 12 हो गया। अब हमको यहाँ भुजा का मान जानना है, तो 3 गुणा में है भुजा के साथ, तो गुणा में है तो इधर आएगा तो 12 के साथ भाग हो जाएगा। तो इस तरह 3 से भाग किए 12 को तो क्या बचेगा 4। अब भुजा का वर्ग बराबर 4 मिला है तो भुजा बराबर 4 का वर्गमूल, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या है 2। तो भुजा बराबर मिल गया बच्चों 2 सेंटीमीटर। ये कैसे होता है देखो 4 का वर्गमूल निकालोगे, इसका मतलब क्या है कि 2 गुणित 2 आएगा तो 1 2 को लेंगे। तो इस तरह
4 का वर्गमूल क्या है 2। या सीधी बात कहें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी के साथ गुणा करें तो 4 मिलता है। 2 का 2 से गुणा करोगे 4 मिलता है ना, तो 2 4 का वर्गमूल है। ठीक, तो इस तरह भुजा का मान मिल गया बच्चों 2 सेंटीमीटर। अब आयतन बराबर, प्रश्न में शुरू में लिख दिया हूँ, आयतन बराबर होता है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। तो भुजा का मान मिल गया 2, तो उसके जगह में लिख देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 घन सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों उस घन का आयतन। देखो कौन से, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो बच्चों। इसमें ध्यान देना, ये घन के विकर्ण का जो सूत्र है ना, इसको याद रखना हमेशा कि ये वर्गमूल 3 गुणित भुजा का वर्ग होता है। संकेत में इस तरह भी लिखा जाता है 3a का वर्ग, जहाँ पर a क्या है, भुजा है। ठीक, तो ये संकेत रूप में लिखा जाता है ऐसा। ये घन के विकर्ण का सूत्र है, याद रखना, किसका, घन के विकर्ण का। ठीक है, तो ये याद रखने का एक तरीका होता है, घन में लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई 3 होता है, तो यहाँ 3 रहेगा, ये भुजा है। समझ आ गया, तो ये इस तरह हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें जो समय है वो दिन में दिया है और दर को देखो प्रति वर्ष यानी वार्षिक दिया है। तो याद रखना, दर जिस रूप में दिया हो, वार्षिक दिया है तो हमको दिए गए समय को वर्ष में बदलना रहता है। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय वर्ष में लिखना है, क्योंकि दर वर्ष में है, अब बटे 100 करते हैं। तो देखो चूंकि 146 दिन बराबर कितना होता है, इसको वर्ष बनाएंगे तो वर्ष में 365 दिन होता है, इसलिए 146 को 365 से भाग कर देने पर ये 146 दिन क्या बन जाता है, वर्ष में बदल जाता है। तो इस तरह हमने 146 दिन को वर्ष बना लिया, तो क्या बना 146 बटे 365। तो देखिए मूलधन 5,000, दर 6% यानी 6/100 और 146 दिन का वर्ष बनाया तो 140 बटे 365। बस इसको हल किए हैं। कैसे, 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे कट गया है। अब देखो ऐसे कटाने के बाद क्या बचा, 50 गुणित 6 गुणित 146 और नीचे में 365। बस अब क्या करेंगे, इसको 5 से कट रहे हैं। देखो 5 7 35 और 5 1 कम 5, इधर 5 10 50 आया। अब देखो 10 गुणित 6 ये 10 बन गया, 10 गुणित 146 नीचे में क्या है, ये 5 दिए 15 आया 73, 5 दिया 15 है ना। देखो 5 6 31 बचेगा एक, 5 दिए 15, तो 73 आया। अब 73 से इसको कटाओगे, देखो 73 एकम 73, 73 दूनी आता है 146। तो इस तरह 73 एकम 73 दूनी ऐसे कटा दिए हैं। तो आ गया 10 छक्का 60 और 2 से गुणा करेंगे 60 का, तो कितना आएगा 120। तो इस तरह साधारण ब्याज बराबर क्या मिला 120 रुपये। इस प्रश्न का कठिनाई क्या है, केवल हमको दिन को वर्ष में बदलना था और दिन कभी भी किसी भी प्रश्न में समय दिया है दिन के रूप में, तो उसे 365 से भाग करके हम वर्ष में बदल सकते हैं। ठीक, आशा है यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है संख्या 49,532 का सन्निकट 1000वां मान होगा, यानी 1000वें स्थान का सन्निकट निकटतम मान कहें या निकटन कहें निकालने के लिए कहा गया है। तो बच्चों ध्यान दो, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले दी गई संख्या में 1000वां से छोटे स्थान को शून्य लिखना है। यानी हमको इसमें 1000वां स्थान क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 9 1000वें स्थान पे है। तो इस 1000वें स्थान के इधर दाएं तरफ जितना भी अंक है उसके जगह में शून्य लिख देंगे। तो ये इस तरह इसको 49 को लिख दिया हमने, और 1000वें के स्थान के इधर देखो 3 अंक है तो 3 जीरो लिख दिए। अब क्या करना रहता है, अगर सन्निकट स्थान के बाद 5 या 5 से बड़ा अंक हो तो सन्निकट वाला स्थान में 1 जोड़ा जाता है। तो देखो ये हमारा सन्निकट स्थान है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000वां मान बोला है ना। तो इसके ठीक बाद को देखते हैं, 1000वें तक बोला है तो सैकड़ा को स्थान को देखेंगे। तो यहाँ देखो 5 या 5 से बड़ा है तो ये 5 है, तो 5 या 5 से बड़ा हो तो जिस स्थान तक सन्निकटित कर रहे हैं उसमें 1 जोड़ते हैं। तो 5 है, इसलिए
ये हजारवें स्थान पर यहीं तक सन्निकटित करना है, इसलिए इस स्थान में 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 80 लेख 4 1 5। इस तरह उत्तर क्या आ गया 50,000। तो ये 50,000 क्या है 49,532 का सन्निकट हजारवां मान है। तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, तो इससे संबंधित और बहुत सारा प्रश्न अपनी वीडियो में शामिल कर चुका हूँ, तो ये मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल को निरूपित करता है, वो भी वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इस तरह के प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले प्रश्न में पूछा क्या गया है, ये देखो कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, ये कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है ये पूछ रहा है। तो देखो वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या है, वर्गमूल 2 गुणित भुजा की लंबाई। ठीक, तो वर्गमूल 2 गुणित भुजा की लंबाई होता है वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो वर्ग के विकर्ण तो प्रश्न में क्या लिखा है a सेंटीमीटर, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो उसके जगह में a लिखेंगे। अब इस तरफ जो लिखा है उसको लिख दिए। हमको क्या जानना है, भुजा की लंबाई जानना है, क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा की लंबाई जानेंगे तभी तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसलिए यहाँ से वर्ग के विकर्ण की लंबाई वाला सूत्र से भुजा की लंबाई जानना है, तो भुजा की लंबाई जानना है तो उसके साथ जो भी रहेगा पक्षांतर करेंगे। तो वर्गमूल 2 भुजा की लंबाई के साथ गुणा में है, इसलिए पक्षांतर करेंगे तो इधर भाग हो जाएगा a के साथ। तो भुजा की लंबाई बराबर मिल गया a बटे वर्गमूल 2। अब जैसे ही भुजा की लंबाई मिला हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। अब भुजा की लंबाई तो पता चल गया, तो भुजा की जगह में a बटे वर्गमूल 2, क्योंकि ये मिला है। अब a का a से गुणा करोगे तो a का वर्ग होगा, और वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का आपस में गुणा करने पर 2 मिलता है। ठीक, याद रखो हमेशा किस तरह वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 करोगे तो गुणा करोगे तो आपस में 2 मिलता है। तो इस तरह क्या मिला a का वर्ग बटे 2, यही क्या है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक, देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है 2/3 4/9 5/6 का लघुत्तम समापवर्त्य है। ये 4 ऑप्शन है। देखो बच्चों ये 3 भिन्न दिए गए हैं, और भिन्नों का जब लघुत्तम समापवर्त्य निकाला जाता है ना, तो अंशों की संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य लिखते हैं अंश में, और हर में महत्तम समापवर्तक। यानी देखो ये 3 भिन्न दिए हैं, इसमें अंश में 2 4 5 लिखा है, तो 2 4 5 यानी कि अंशों की संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य निकाल के लिखेंगे ऊपर, और हर में देखो लिखा है 3 9 6, यानी कि 3 9 व 6 का महत्तम समापवर्तक निकाल के हर में लिखेंगे। तो 2 4 5 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है 20। कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या का गुणज लिख के देखो, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौक 20, यानी 20 एक ऐसा संख्या है जो तीनों से विभाजित हो रहा है। उसी तरह इनका महत्तम निकालना है तो सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड होता है, तो 3 से तीनों संख्या विभाजित होता है, इसलिए 3 महत्तम समापवर्तक हुआ। तो क्या मिला 20/3। इस तरह ये दिए गए जो 3 भिन्न है इसका लघुत्तम समापवर्त्य हो गया 20/3। क्या करना है, अंशों का लघुत्तम समापवर्त्य निकाल के अंश में लिखना है, और हरों में दिए गए संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाल के हर में लिख देना है। अगर सरल हो रहा हो तो सरल करके लिखना है। ठीक, ये मिल गया हमको इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। देखिए छोटे कोष्टक में लिखा है 0.05 गुणित 5 ऋण 0.005 गुणित 5 बराबर है। यहाँ देखो 2 गुणा का चिन्ह है, 1 ऋण का चिन्ह है, तो ऋण से पहले गुणा होता है इसलिए गुणा करेंगे। तो 0.05 का गुणा करोगे क्या आएगा, देखो यहाँ मैंने प्रश्न लिख दिया है, इसको पहले हल करेंगे, ये गुणा वाला। 5 पंचे 25, 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव लिख दिए, क्या मिला 0.25। 5 पंचे 25, 3 अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए, हो गया। अब देखो आपस में घटाना है तो 0.25 में से 0.025 घटाओगे इस तरह लिख कर, तो इसमें
शून्य नहीं है, इसमें 3 अंक है तो इसलिए एक शून्य बढ़ा के करना है इस तरह, ठीक। तो इस तरह 0.225 आंसर आ रहा है। तो यही क्या है, 0.225 इस प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन में, देखो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को हल। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ें, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये प्रश्न है हमारा 8/15, 14/13, 7/13, 11/13। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। कैसे करते हैं, देखो 14/13, 7/13 व 11/13 में हर समान है, सभी में 13 लिखा है, अतः छोटा अंश वाला भिन्न छोटा भिन्न होगा, ठीक है। अतः इनमें से 7/13 छोटा भिन्न है। कैसे, जब भी हर समान हो, एक जैसा हो, तो जिसके अंश में छोटा संख्या लिखा रहता है वही भिन्न छोटा होता है। तो देखो इन तीनों भिन्नों में 13 लिखा है, और अंशों में देखें तो ये 14 है, 7 है, 11 है, तो 7 छोटा संख्या है। इसका मतलब 7/13 इन तीनों भिन्नों में सबसे छोटा भिन्न है। तो हमने इन तीनों भिन्नों में से छांट के निकाल लिया 7/13 को छोटा भिन्न के रूप में। अब हमारे पास एक और भिन्न बचा है 8/15। तो 7/13 और 8/15 में तुलना करेंगे कौन छोटा भिन्न है। कैसे करते हैं, तिर्यक इस तरह गुणा करते हैं। तो 13 8 होता है 104, 15 7 होता है 105। तो तिर्यक गुणा किए अंश हर का, तो 8/15 के नीचे आया 104, 7/13 के नीचे आया 105। तो छोटा संख्या कौन हुआ, 104। यानी कि ये जो 8/15 है यही क्या है, सबसे छोटा भिन्न है, ठीक। तो इस तरह से हम सबसे छोटा भिन्न को आसानी से पहचान सकते हैं अगर आप इस नियम का उपयोग करते हैं तब, ठीक है। तो इस तरह 20 प्रश्नों का यह जो बेहतरीन कलेक्शन है जिसे मैंने इस वीडियो में आप लोगों को हल करके बताया, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। बहुत मेहनत के बाद 20 प्रश्नों का यह कलेक्शन वाला वीडियो बनता है। तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें, ठीक है। अब वीडियो को तो एक लाइक बनता ही है। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।